नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करेंगे। बात आज हरियाणा की होगी, जहां हरियाणा में मतदान संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशियों का भविष्य अब ईवीएम में कैद है। ऐसे में सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी के सीएम पद के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि उनकी सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। कांग्रेस और बाकी पार्टियां सिर्फ लोगों से झूठ बोल रही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है सीएम सैनी ने। देखिए, लोगों से मैं मिल रहा हूँ, लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद खूब मिल रहा है। कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे। क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था, परंतु हमारे सरकार के अंदर सबका साथ सबका विकास 36 जाति को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने कांग्रेस किया। पार्टी कह रही है कि किसान, युवा, खिलाड़ी और अग्निवीर वाले जो थे युवा, वो सब अब कांग्रेस के साथ कतार लग के वोट कर रहे हैं। कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटें जीती है। देखिए, इन्होंने तो खिलाड़ियों के कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चलाइया, उसको खिलाड़ी भी समझ रहे हैं। जितना खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, और जितना युवाओं का विश्वास बढ़ाया है, किसान को मजबूत किया है, कांग्रेस आने वाली इसकी 7 पीढ़ियां भी आ जाएं, जितना काम मोदी 10 वर्षों में कर गए हैं, डबल इंजन की सरकार कर गई है, कांग्रेस 10 पीढ़ियां तक भी नहीं कर सकेगी। आपने सुना, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत का। पहलवानों पर भी कहा कि कांग्रेस पहलवानों के साथ पॉलिटिक्स कर रही है। वहीं इस बार चुनाव में ऐसी कई बड़ी हॉट सीट हैं। आइए एक बार नजर डालते हैं उन हॉट सीट्स पर। कौन सी ऐसी सीटें हैं जो इस बार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिसका बीजेपी नायब सिंह सैनी है लाड़वा से। लाड़वा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है। और मेवा सिंह यहाँ से कांग्रेस से आते हैं। डबवाली में जेजेपी से दिग्विजय चौटाला हैं, आदित्य चौटाला आईएनएलडी की तरफ से हैं। उचाला कला में देखें, अगर हम देखें उचाना में, तो देवेंद्र अत्री बीजेपी और दुष्यंत जी जेजेपी से आते हैं। अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस से हैं, तो रितु चौधरी बीजेपी से आती हैं। रानिया हम देखें, रणजीत चौटाला और आईएनएलडी की तरफ से अर्जुन चौटाला को यहां से उतारा गया है। जुलाना आप जानते हैं हाई प्रोफाइल शीट, कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस से विनेश फोगाट। अंबाला कैंट से परविंदर सिंह परी कांग्रेस से, तो अनिल विज जो हैं बीजेपी से आते हैं, कई बार के सेटिंग विधायक भी हैं। आदमपुर से देखें तो भव्या विश्नोई को यहां से उतारा है, चंद्र प्रकाश उनके सामने हैं। मंजू हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी से ताल ठोक रही हैं। अटेली में आरती राव वर्सेस अनीता यादव का दाव चल रहा है। अब देखना होगा किसके खिलाफ किसके पक्ष में जनता ने वोट किया। हिसार कमल गुप्ता सावित्री जिंदल बीजेपी और कांग्रेस। हुड्डा अगर देखें तो हरिहर सिंह रमतरन सामने हैं उनके, और आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस से कैथल से आ रहे हैं। लीलाराम गुर्जर उनके सामने हैं। एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला हैं, तो अमीर चंद आते हैं। अगर करनाल हम देखें तो करनाल में भी सुमीता वर्क और जगमोहन सिंह आते हैं। लाड़वा, ये तमाम वो सीट्स हमने आपको दिखाई हैं जो हाई प्रोफाइल सीटें। ये हुई बात हरियाणा की। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वोट प्रतिशत पे। अगर हम नजर डालें तो वीआईपी सीटों पर मतदान अंबाला कैंट में 64% हुआ है, तो शाम में 62, हिसार में 57% मतदान हुआ है। तो वोटिंग परसेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ कितनी ज्यादा वोटिंग हुई। आदमपुर में 72, जुलाना में 69, उचाना में 67% मतदान किया गया है। वहीं अगर कुछ और सीटों पर नजर डालें तो लाड़वा में 70, अटेली में 66, सिरसा में 59 और गढ़ी सांपला किलोई में कम मतदान हुआ है। अंबाला कैंट में 64, तोशाम में 62, हिसार में 57% मतदान जो हुआ है। आदमपुर में 72, जुलाना में 69, उचाना में 67%। ये वो हमने आपको वोटिंग परसेंट हमने आपको बताए हैं, जहां आपने देखा कि किस तरह से वोट परसेंट हुआ है और इस बार कितना निर्णायक होगा वोट परसेंट, ये भी हम देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे और हरियाणा, दोनों ही हम बातचीत करेंगे। सीधा आपको अब जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो गया है। अब बस इंतजार है परिणामों का। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम से पहले बयानों का दौर शुरू हुआ है और फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। पीडीपी से गठबंधन की बात उन्होंने कही है, जरूरत नहीं हुई तब भी पीडीपी के साथ हम रहे हैं और जाएंगे। अब बात देखिए, बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव परिणाम से पहले बयानों का दौर शुरू है और पीडीपी ने
से गठबंधन की बात एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जबकि जम्मू कश्मीर में हालांकि अच्छी वोटिंग हुई है, उसके बाद भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि किसकी तरफ सरकार जाएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि वो पीडीपी के साथ यानी अलायंस कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर मानी जा रही है। चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 5 विधायकों के नामित होने से कांग्रेस, पीडीपी और एनसी सहित सभी विपक्षी पार्टियां अब नाराज हो गई हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं चुनाव से पहले उनका बयान सामने आया है और पीडीपी से अलायंस करने की बात वो करते यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये वो 5 बड़े विधायकों के हमने आपको नाम बताए हैं जो नामित होने से कांग्रेस और पीडीपी अब एनसी के साथ विपक्षी पार्टियां इनको लेकर नाराज हो गई हैं और हंगामे के मूड में नजर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये जनता के मैंडेट पर हमला होगा, तो कोई कह रहा है कि लोकतंत्र का ये पूरा लोकतंत्र पे हमला करने की कोशिश है। मैं चाहूंगा एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन से बड़े 5 नाम हैं जिनको लेकर नामित करने पर अब सियासत जो है जम्मू कश्मीर की तेज हो गई है। खबरों की माने तो जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं दिख रहा है। ऐसे में संवैधानिक स्थिति खराब ना हो, इसके लिए 5 विधायकों को नामित करने का प्रावधान रखा गया है। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ही उपराज्यपाल 5 विधायकों को नामित करेंगे जो चुने गए विधायकों के बराबर की शक्ति रखेंगे और हर चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। ऐसे में 90 सीटों में जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं, जहां विधानसभा में 95 सीटों वाली विधानसभा हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि उपराज्यपाल जिन 5 विधायकों को नामित करेंगे वो कौन होंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं उन 5 नामों के कि कौन से वो 5 नाम होने वाले हैं जिनको लेकर सियासत और तेज हो गई है। अब देखिए वो 5 जो विधायक नामित हो सकते हैं उनमें पहली महिला हो सकती हैं, दूसरी पीओके से आए शरणार्थी हो सकते हैं, तीसरा अगर हम देखें तो कश्मीर से विस्थापित पंडित हो सकते हैं और चौथा एक अन्य होगा। अब इसमें संख्या देखें तो 1 महिला, 1 पीओके से आए शरणार्थी, 2 कश्मीरी विस्थापित पंडित हो सकते हैं और 1 अन्य हो सकते हैं। ये हमने आपको वो ग्राफिक्स दिखाए जिन 5 विधायकों को जिन्हें नामित करने की बात हो रही है। अब इसी पर पूरी सियासत जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। ये जो 5 हमने आपको नाम दिखाएं, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 हमने नाम आपको दिखाएं जो नामित होने की बात की गई है। अब आपको बताते हैं कि मनोनीत करने पर इसके बाद कितनी शक्ति इनके पास होगी जिससे सरकार को ये मदद कर सकेंगे। 5 कौन होंगे हमने वो दिखाया, लेकिन नामित विधायकों को कितनी शक्ति मिलेंगी ये भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए शक्ति का अगर हम जिक्र करें तो एलजी के पास विधायकों को नामित करने की शक्ति होती है, चुने गए विधायकों के बराबर शक्ति होती है, विश्वास का अधिकार होता है। ये वो 5 पॉइंटर्स ऐसे हम आपको बड़े बता रहे हैं। अगर हम नजर डालें तो इनके पास ये 5 बड़ी शक्तियां होती हैं। तो कौन कौन सी शक्तियां? एलजी के पास विधायकों को नामित करने की शक्ति होती है, वहीं चुने गए विधायकों के बराबर इनको जो शक्तियां हैं वो दी जाती हैं। विश्वास मत में भी ये वोटिंग का अधिकार रखते हैं। तो 90 विधानसभा सीटों वाली जो वहां पर विधानसभा है उसमें अगर अब 95 हो जाएंगे इन 5 के आने के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि अधिकार जो उपराज्यपाल हैं उनके पास किस कानून और किस नियम के तहत माना जाता है। ये 5 हमने आपको ग्राफिक्स बताएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये भी आपको बताएंगे कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए 5 विधायकों को नामांकित कर सकते हैं।
इस एक्ट को 26 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया था। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा पुडुचेरी मॉडल पर आधारित है। पुडुचेरी में भी 3 विधायक नामांकित किए जाते हैं। ये जनता के चुने हुए विधायकों की तरह ही काम करते हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स भी दिखाएंगे कुछ, किस तरह से ये काम करेंगे, किस कानून के तहत नॉमिनेट करने का अधिकार है। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत ये प्रावधान है, जिसकी तरह ये जो एक्ट दिए गए हैं उसमें संशोधन करके उपराज्यपाल को ये शक्ति होती है, जिसको 26 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुडुचेरी मॉडल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव जो है किया जाएगा। तो आपने देखा ये 5 कौन से अधिकार हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मामले पर अब बवाल हो पड़ा है। जहां बीजेपी कह रही है कि उपराज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस, एनसीपी और पीडीपी, एनसी माफ कीजिएगा, लोकतंत्र पर हमला कर रही हैं और कह रही हैं कि यह जनता के मैंडेट पर हमला है। ऐसे में हम नहीं इसको होने देंगे। जबकि यह कानून जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है, तभी लागू कर दिया गया था, लेकिन उस समय इससे पूरे कानून पर चर्चा नहीं हुई थी। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कल परिणाम आने वाले हैं। ऐसे में परिणाम के तुरंत बाद राज्यपाल 5 विधायकों को नामित करेंगे, जो बहुमत परीक्षण में अपना वोट देंगे। इन्हीं 5 विधायकों की से सरकार जो है वो भी बनेगी। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान, उस्मान गनी साहब जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुकेश कुमार जी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक हम पूरी चर्चा करेंगे कि किस तरह से कल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये जो नए जो पेंच फंस रहे हैं और उस पर सियासत जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसी पर बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उस्मान गनी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं और आपसे ये जान रहा हूं, ये 5 जो नामित विधायकों को बीजेपी ने जिक्र किया है, उस पर जो सियासत तेज चल रही है, अलग अलग बयानबाजी है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? आदाब सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। ये नाम जो है, ये 5 नाम आ गए हैं, और अगर हम देखेंगे पांचों के पांचों बीजेपी के ताल्लुक रखते हैं। चाहे वो जनाब अली शान ये हो, अशोक ओल साहब हो, चाहे सेठी साहब हो, सारे जो फरीदा जी हो, सारे जो नाम है वो एक तंजीम के साथ, एक तहरीक के साथ, एक पार्टी के साथ ताल्लुक है फ्रॉम डे 1। और मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे एलजी साहब अपॉइंट करे और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड हो। हाँ, दो इसमें कुछ इंसान ऐसे भी है जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानने वाले हैं, जो मानने वाले, मगर इनकी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रही है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ रही है जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त पावर में है। एलजी साहब को ये देखना चाहिए था, कोई ऐसे लोग लेने थे जो अपोलिटिकल हो, बिकॉज द प्रोसेस जो ये जरूरत है, जो ये जरूरी है, ये लोग, ये उसके लिए है, ये हर एक लोगों की बात करिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात ना करें। तुम्हारो आई विल गिव यू एग्जांपल, तुम्हारो कल मैंडेट बीजेपी को आएंगे फॉर एग्जांपल 40 या 35, तो ये 5 होके तो उन्हीं के साथ जाएंगे ना। ये 5 दाएं बाएं तो नहीं जाएंगे ना, कहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जाएंगे ना। दो डिसीजन वाज टेकन बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी, चलिए उस्मान जी, अभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। हमारे वहां से सहयोगी रोहिल बशीर भी हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, आपके पास में आ रहा हूं। एक तरफ हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की भी। हरियाणा में सीएम जो नायब सिंह सैनी है, वो ये दावा कर रहे हैं कि फिर एक बार हम हैट्रिक मार रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बाद जो आंकड़े आए हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मुकेश जी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, और जो मतदान प्रतिशत हुआ है उस पर भी आपकी टिप्पणी? सर, आई थिंक आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए टीम, सर आपको एक बार आपसे ऑडियो चेक कर लेगी, आपके पास लौटूंगा। सहयोगी मेरे वहां से रोहिल बशीर भी जुड़े हुए हैं। रोहिल, ये बताइए, कल परिणाम आना है बहुत, अब तो 12 से 15 घंटे का समय शेष रह गया है। ऐसे में जो वहां राजनीति चल रही है नामित विधायकों को लेकर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल 7 बजे जो है मतगणना शुरू होगा और उससे पहले लगातार बयानों का सिलसिला जो है हर किसी नेता की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी है। इससे पहले आज फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उनको वो चाहे तो उनको पीडीपी को भी जो है अपने सपोर्ट में ले सकते हैं और पीडीपी के साथ भी बातचीत की जा सकती है। इससे पहले चुनाव में हमने देखा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो लगातार एक के बाद एक जो है प्रति आरोप का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन अब ये जो बड़ा फैसला आया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि पीडीपी का भी जो है वो समर्थन लेंगे और अगर उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए उनकी मदद चाहिए तो वो भी पूरी तरीके से उनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन दूसरी जानब से जो इंजीनियर राशिद है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो जितनी भी पार्टीज है और उनसे कहा है कि अगर उनकी बहुमत आती है सरकार बनाने के लिए तो तब तक सरकार ना बनाए जब तक केंद्र सरकार वापस जो है राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को ना दिया जाए। तो लगातार इस तरीके के बयान जो हर किसी नेता की तरफ से आ रहे हैं। दूसरी जानब से जो पीडीपी की जो कैंडिडेट है बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी निर्णय जो है पीडीपी की तरफ से नहीं लिया गया है सपोर्ट का। अगर सपोर्ट दिया जाएगा तो रिजल्ट के बाद ही, जब परिणाम आएंगे उसके बाद ही सपोर्ट की बात जो है पार्टियों से की जाएगी। तो लगातार स्टेटमेंट्स जो है लगातार हर किसी पार्टी के नेताओं की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर भी बना हुआ है कि जो 5 एमएलएज, जो 5 विधायकों को बिल्कुल अभी फिलहाल सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। रोचा लगातार जारी है। मुकेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज में जी, हरियाणा में हालांकि सियासत तो बिल्कुल तेज है। कांग्रेस अपना दावा कर रही है, बीजेपी अपना, और सभी जो राजनीतिक वहां के दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि जो हमारे एग्जिट पोल में तमाम चैनल्स ने अलग अलग जो दिखाया है उसके बाद वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। लेकिन मुकेश जी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है जो वोट परसेंट हरियाणा में हुआ है उसके बाद? बिल्कुल विकास जी, अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की, तो बिल्कुल इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जीत की तरफ, प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी एकदम से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रचंड जीत की तरफ वो बढ़ रही है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं विकास जी जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था और ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि कांग्रेस एक तरफा सीटें जीत रही है। दक्षिण हरियाणा की बात हो या उत्तरी हरियाणा की बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं, तकरीबन 17-18 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा करीबी मुकाबले में, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है और कई सीटें ऐसी हैं, तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। और अगर आज बात की जाए हरियाणा सीएम की, नायब सिंह सैनी जी की, जिन्होंने आज खुद कहा कि कल ईवीएम का रोना रोएगा, तो कहीं ना कहीं वो भी कॉन्फिडेंस में है। और आपको बता दें कि बीती रात हाई लेवल की एक मीटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जमीनी स्तर के नेताओं की आपस में बात हुई है, जिसमें कॉन्फिडेंसली वो कह रहे हैं कि 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक मिला है तो वो भी आश्वस्त है। बाकी तो ईवीएम में जब कल आंकड़े आएंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक तरफा जीत अभी कांग्रेस की हो बिल्कुल रही है। मुकेश जी, समय मुझे इतना ही इजाजत दे रहा था। रोहिल आपका, उस्मान गनी साहब आपका, और मुकेश जी आप तीनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 7 बजे से बल्कि 6 बजे से लगातार सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचाएगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के सटीक और सबसे पहले परिणाम। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत नमस्कार।